guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together with प्रियाशी। तो जी वादे के मुताबिक हम लोग फिर से आ गए आपके लिए एक नई और बहुत ज्यादा कलेजा धुकुर धुकुर करने वाली हॉरर स्टोरी लेकर के। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है ना, ये हॉरर स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक है। इस हॉरर स्टोरी के थ्रू आज हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह भूत, प्रेत, जादू टोने से बचने के ना आपको अपनी सारी बिलोंगिंग्स, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो आपसे रिलेटेड कोई भी सामान हो ना, कैसे उसको बचा करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कोई भी बिलोंगिंग किसी नेगेटिव एनर्जी या फिर किसी डायन के हाथ में आ जाए ना, तो वो कितनी ज्यादा बुरे तरीके से आपको अफेक्ट कर सकती है। एंड आज की स्टोरी हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले उनका नामकरण करते हैं। तो आज हमारे सब्सक्राइबर का नाम हम लोग रख देते हैं रोहित। ओके, तो आज हम लोग हमारे सब्सक्राइबर का नाम रखते हैं रोहित। तो रोहित हमें जो आज बताते हैं ना, उसको सुनने के बाद हमारा कलेजा तो बहुत तेजी से धुकुर धुकुर हुआ था। तो आप लोग रेडी हो अपना कलेजा भी धुकुर धुकुर करवाने के लिए? तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, फोन को हाथों में कस के पकड़ के कानों में ईयरफोन्स डाल लो और रूम की लाइट्स ऑफ कर लो और धुकुर धुकुर वाली आंटी से मिलने के लिए रेडी हो जाओ। तो आज की जो स्टोरी रोहित ने हमारे साथ शेयर की है ना, वो स्टोरी रोहित की मम्मी की है। मतलब उनकी मम्मी की आप बीती है। मतलब रोहित की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के बीच की होगी। तो उसी से आप लोग गेस कर लो कि उनकी मम्मी की शादी तकरीबन 1990 से लेकर के 1995 के बीच में ही हुई होगी। एंड उस वक्त क्या था ना, हमारा जो माहौल हुआ करता था वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। मतलब कि आज की शादियां जो होती है उसमें कितने सारे फंक्शंस होते हैं, पर पहले इतने सारे फंक्शंस नहीं हुआ करते थे। मेन शादी होती थी, उसके बाद जस्ट मुंह दिखाई की रस्म कर दी जाती थी एंड दैट्स इट। ये तो हम लोगों ने आपको कहानी का एक पहलू बताया जिससे कि आप समझ लो कि मुंह दिखाई से ही मेन कांड होना शुरू होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ना आपसे एक चीज और बताना चाहते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है क्या कि जो डायने होती हैं वो कैसी दिखती होंगी? मतलब मेरे को बचपन में ऐसा लगता था ना कि जो डायने होती है ना, उनके 2 सिंग हुआ करते होंगे, बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। लेकिन नहीं, जो डायने होती है वो बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है। आपके आसपास भी कोई डायन होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये डायन है। पर डायने एग्जिस्ट करती हैं, मानो या फिर ना मानो। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, स्पेशली जब किसी की नई नई शादी हुई होती है और साथ ही साथ जब किसी का बेबी होने वाला होता है। उस समय लड़कियों पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, सड़क पर गिरी हुई चीज को लांघ करके, मतलब कि उसे पार नहीं करना है अपने पैरों से, एंड भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन। पर हमें क्या लगता है, मतलब कि आज की जनरेशन को क्या लगता है कि ये सब तो ऐसी कहने की बातें हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हमारे बुजुर्गों ने अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ना, तो उसके पीछे भी कोई सॉलिड रीजन तो जरूर होगा। तो आज इस कहानी के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, क्यों लगाए जाते हैं। बहुत लोग इसे मानते हैं, बहुत लोग इसे नहीं मानते हैं। एंड जो रोहित की मम्मी थी वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, एंड उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। एंड वो जो खामियाजा उन्होंने भुगता वो कितना भयंकर था, कितना ज्यादा दिल दहला देने वाला था ना, वो आज की स्टोरी में आपको पता चलेगा। तो बात उन दिनों की है जब रोहित की मम्मी की नई नई शादी हुई थी, और जब ससुराल आया जाता है तो सबसे पहले दुल्हन के साथ कौन सी रस्म की जाती है? मुंह दिखाई की रस्म। तो रोहित की मम्मी के साथ भी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी, जिसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी की गई थी। और उस टाइम क्या होता है, सारे रिश्तेदार, घर वाले और आस पड़ोस के लोगों को बुलाया जाता है। तो रोहित के घर के बगल में भी ना एकदम पास में एक सटा हुआ घर था, जिसमें कि एक बुढ़िया औरत रहती थी। वो भी घर की नई बहू को देखने के लिए, यानी कि रोहित की मम्मी को देखने के लिए उनके घर मुंह दिखाई की रस्म में शामिल हुई थी। तो जैसा कि रोहित की मम्मी नई नई उस घर की बहू थी, जैसे जैसे रिश्तेदार आ रहे थे, आस पड़ोस के लोग आ रहे थे, रोहित की मम्मी सबका पैर छू के आशीर्वाद ले रही थी। तो जैसे ही रोहित की मम्मी उस बूढ़ी औरत का आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुकी, वैसे ही उस बूढ़ी औरत ने ना रोहित की मम्मी की पीठ को बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से काफी देर तक सहलाया। पहले तो रोहित की मम्मी को ये चीज काफी ऑकवर्ड लगा,
फिर रोहित की मम्मी ने सोचा कि मे बी इनका कोई नया तरीका होगा हमें आशीर्वाद देने का, और बूढ़ी औरत थी इसीलिए रोहित की मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा और इसके बाद चुपचाप से वो कुर्सी पे बैठ गई और रस्मों में बिजी हो गई। इसकी थोड़ी देर बाद रोहित की मम्मी ने क्या नोटिस किया ना कि जैसे जैसे रस्में चल रही है उस बूढ़ी औरत की नजर एकदम रोहित की मम्मी पे टिकी हुई है, और वो अजीब सी नजर नहीं होती है जिससे आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और बहुत ही अजीब लगता है, मतलब बुरा जैसा, और ठीक वैसा ही रोहित की मम्मी के साथ फील हो रहा था। और जब जब रोहित की मम्मी उस बूढ़ी औरत के साथ नजर मिला रही थी ना, रोहित की मम्मी को ना बहुत ही गंदा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी रोहित की मम्मी कुछ नहीं बोल रही थी। और उस दिन के बाद से पता है एक चीज बहुत अलग हो गया था। उस दिन तो मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी थी, लेकिन रोहित के मम्मी के मन में एक अजब सी बेचैनी पैदा हो गई थी, और जिस कारण रोहित की मम्मी ढंग से सो नहीं पा रही थी, उनको अच्छी नींद नहीं आ रही थी, और अचानक से रात में रोहित की मम्मी की नींद खुल जाती थी। पहले तो रोहित की मम्मी को क्या लगा ना कि शायद नया जगह है जिसके कारण मेरे को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। पहली रात तो जैसे तैसे रोहित की मम्मी ने गुजार ली। अगली सुबह क्या था ना, उन्हें अपने सारे कपड़ों को धो करके छत पर सुखाना था। उन्होंने सारे कपड़े जो भी उन्होंने अपनी शादी के फंक्शन में पहने थे सबको धोया एंड छत पर उनको सुखाने के लिए गई। उन्हीं कपड़ों में से एक कपड़ा था उनकी शादी का, जो उन्होंने सिंदूर दान के समय पहना था। अगर हम हिंदुओं की बात करें, स्पेशली हम बिहारियों की, तो हम लोग उस जो पर्टिकुलर साड़ी होती है ना जिसको हम लोग सिंदूर दान के समय पहनते हैं, उसे हम लोग बिहौती साड़ी कहते हैं। दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, पर बिहौती साड़ी हम हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इनफैक्ट हमारी मम्मी और दादी ने भी वो साड़ी ना आज तक संभाल करके रखी हुई है। तो जब रोहित की मम्मी छत पर जाती है कपड़ा डालने के लिए ना, तो वो सारे कपड़ों के साथ बिहौती साड़ी को भी धो करके छत पर पसार देती है। पसारना मतलब सुखाने के लिए डाल देना। यहाँ पर थोड़ा मेरा बिहारी पना निकल जा रहा है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। छत पर कपड़ों को डालने के बाद ना 2 मिनट के लिए रोहित की मम्मी वहीं पर बैठ जाती है धूप सेकने के लिए, क्योंकि शादी ठंड के मौसम में हुई थी। कुछ देर के बाद रोहित की मम्मी क्या नोटिस करती है कि सामने वाले छत पर ना वही बूढ़ी औरत कुर्सी लगाकर बैठी हुई है एंड रोहित की मम्मी को एक टक लगाकर घूरे जा रही है। अब रोहित की मम्मी को ना ये चीज बॉदर करने लगी थी कि मतलब ठीक है भाई, मुंह दिखाई में आपने घूरा समझ में आता है, नई दुल्हन को सारे लोग घूरते हैं, पर ऐसे डेली डेली क्या घूर रहा है। उसके बाद ना रोहित की मम्मी ने पहले तो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की। उसके बाद रोहित की मम्मी इधर उधर देखने लगी। कुछ देर के बाद रोहित की मम्मी ने चेक करने के लिए देखा कि क्या वो बूढ़ी औरत अभी भी देख रही है, तो रोहित की मम्मी देख रही है, वो स्टिल देख रही है। उसके बाद रोहित की मम्मी को इतना ज्यादा बॉदर करने लगी ये चीज, वो चुपचाप से छत से नीचे उतर करके आ गई एंड उन्होंने अपनी सासू माँ से कहा कि ये जो बगल में बूढ़ी दादी रहती है ये इतना क्यों घूरती है, मतलब इनका घूरना ना अजीब सा परेशान कर रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है। तो उनकी सासू माँ ने बोला कि अरे छोड़ दो, वो औरत ऐसी है, सबको घूरते रहती है, उससे ना बात मत करना, उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। यहाँ पर आप लोगों को ना एक चीज बताते हैं, रोहित के मोहल्ले में ये चीज फेमस था कि वो जो बूढ़ी औरत है ना वो डायन है, ऐसा लोग कहते थे। अभी तक ना ये चीज प्रूफ नहीं हुई थी, इसीलिए जो भी फंक्शन वगैरह होते थे उनको इनवाइट किया जाता था। भाई मोहल्ले के सदस्य आप कैसे इनवाइट नहीं करोगे, जब सारे मोहल्ले वाले को इनवाइट कर रहे हो तो एक घर के सदस्य को आप नहीं छोड़ सकते। इसीलिए ना चाहते हुए भी, डरते डरते भी सारे लोग उनको हर फंक्शन में इनवाइट किया करते थे। एंड ये भी चीज प्रूव्ड है कि वो जिस जिस फंक्शन में जाती थी ना वहाँ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता था। पर बात वही था ना कि चोर अभी तक रंगे हाथों पकड़ा नहीं गया था। उसके बाद शाम होती है, रोहित की मम्मी छत पर जाती है कपड़े लाने के लिए, पर वहां पर वो एक क्या चीज नोटिस करती है कि सारे कपड़े थे पर वहां से उनकी बिहौती साड़ी गायब थी। यहाँ पर रोहित की मम्मी को क्या लगता है कि मे बी हवा के कारण साड़ी उड़ गई होगी। वो अपने छत के चारों ओर बाउंड्री से जाकर के झांकती हैं पर उनकी साड़ी कहीं नहीं रहती है। यहाँ पर अब रोहित की मम्मी को डर भी लगने लगा था, क्योंकि वो कोई मामूली साड़ी नहीं थी, शादी को जस्ट 2 दिन हुए थे एंड उनसे उनकी बिहौती साड़ी गुम गई थी। रोहित की मम्मी घर के नीचे जाके घर के बाकी सदस्यों को बताती है कि साड़ी नहीं मिल रही है। घर का एक एक सदस्य साड़ी को खोजता है पर साड़ी नहीं मिलती
होती है। यहाँ पर रोहित के दादाजी मतलब कि रोहित की मम्मी के ससुर जी, जो कि घर के सबसे बड़े सदस्य थे, उन्होंने रोहित की मम्मी को बिठा करके बोला कि देखो डरो मत, ये बताओ ध्यान से कि जब तुम साड़ी को डाल रही थी छत पर तो किसी ने देखा था कि ये भी महंगी साड़ी होने के कारण किसी ने चोरी कर ली हो। तो वहां पर रोहित की मम्मी को ना एक चीज याद आती है, वो अपने ससुर जी को बताती है कि हाँ पापा जी, जब हम साड़ी डाल रहे थे ना तो वहां पर वो जो बूढ़ी वाली आंटी है ना, वो बहुत देर से घूर रही थी, लेकिन एक बूढ़ी औरत कैसे चोरी कर सकती है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर, उनके लिए चोरी करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर उनके ससुर जी ने बोला कि नहीं ध्यान से सोचो, कोई और तो नहीं था ना। तो रोहित की मम्मी ने ध्यान से सोच करके बोला कि नहीं, हम काफी देर तक छत पर बैठे थे, कोई भी नहीं था। इसके बाद ना उनके ससुर जी को थोड़ा डाउट होता है। उनके ससुर जी इमीडिएटली उस बूढ़ी औरत के घर जाते हैं और उस बूढ़ी औरत को जा करके फटकार लगाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि वो डायन है एंड मुंह दिखाई के दिन से ही उसकी नजर नई बहू पर है। और रोहित की मम्मी ने पहले भी बताया हुआ था कि वो बूढ़ी औरत बहुत बुरे तरीके से उनको घूरती है। तो रोहित के दादाजी उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं एंड जा करके साफ और सीधे शब्दों में उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि अगर मेरी बहू का साड़ी तुम चोरी की हो तो चुपचाप से इज्जत से मेरे को वापस कर दो। तो उस बूढ़ी औरत ने पहले तो इनकार कर दिया कि मेरे को क्या पता तुम्हारी बहू का साड़ी कहाँ है, तुम लोग का घर है, देखो कहीं गिरा होगा, घर में तुम लोग सामान घूम दो और उसके बाद आके मोहल्ले वाले पर चढ़ो। उसके बाद दादाजी ने कहा कि देखो हमें साफ साफ पता है कि तुम क्या हो, कैसी हो, अगर मेरी बहू को कुछ भी होगा ना तो तुम समझना और फिर तुम्हारा काम समझेगा, तुमको मुंह दिखाने लायक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और इतनी चेतावनी देकर के उसके दादाजी घर चले जाते हैं। साड़ी तो रोहित की मम्मी को मिली नहीं, लेकिन उसके बाद रोहित की मम्मी के साथ ना ऐसा कुछ बुरा भी नहीं हुआ। तो सबने क्या सोचा ना कि हम लोग खामोखा उस बूढ़ी औरत पे शक कर रहे थे, हो सकता है शादी की महंगी साड़ी देख के किसी ने छत से चुरा ली होगी। और उसके बाद ना दिन आराम से निकल जाते हैं। और जब से रोहित की मम्मी के जो ससुर जी थे बूढ़ी औरत को धमकाया था ना, उसके बाद से उस बूढ़ी औरत ने ना रोहित की मम्मी को परेशान करना और बॉदर करना भी छोड़ दिया था। सारा मामला शांत हो चुका था और अब रोहित की मम्मी प्रेग्नेंट थी और रोहित अब इस दुनिया में आने वाला था। और रोहित की मम्मी अब 7 मंथ प्रेग्नेंट हो जाती है। 7 महीने अच्छे से कट जाते हैं और जब 8वां महीना आता है इसके बाद सारी चीजें ऐसे बदल जाती है ना, अब रोहित की मम्मी का मन ना बहुत ज्यादा बेचैन होने लगता है। अब यहाँ पर सबको पहले क्या लगता है ना कि हो सकता है प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते होंगे, हार्मोनल चेंज होते होंगे, जिसके कारण रोहित की मम्मी इतना ज्यादा परेशान रह रही है। लेकिन रोहित की मम्मी ने सोचा कि मेरे 7 महीने तो बहुत आराम से निकल गए, लेकिन 8वें महीने मेरे को इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है। बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया गया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था। कुछ रोहित की मम्मी ने दवाइयां भी खाई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी दौरान एक रात में पता है क्या होता है, रोहित की मम्मी को अचानक से ना प्यास लगती है और वो किचन में जाती है पानी पीने के लिए। और वो जैसे ही किचन में एंट्री करती है, दूर से किचन की खिड़की में क्या देखती है ना, बाहर बहुत ज्यादा चमकीली रोशनी फैली हुई है, जैसे किसी ने बहुत ही ज्यादा लाइट जला दिया हो। अब जैसे ही रोहित की मम्मी खिड़की के बाहर दौड़ के जाती है देखने के लिए कि आखिर ये रोशनी आ कहां से रही है, कहीं किसी के घर में आग तो नहीं लग गई है। लेकिन वो जैसे ही बाहर देखती है और जो रोहित की मम्मी देखती है ना, इसके बाद रोहित की मम्मी को अपने आंखों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो देखती है कि रात में वही बूढ़ी औरत खिड़की के बाहर खड़ी है, जिसके हाथ में एक छोटा सा दिया है और पूरे बाल खुले हुए हैं, वो भी बिना कपड़ों में। और यहाँ पर जो बूढ़ी औरत है ना, वो हाथ में दिया लेके रोहित की मम्मी को देख के हंस रही है और उस छोटी सी दिया से इतनी भयंकर आग निकल रही है, समझो कि कोई मशाल से आग निकल रही हो। मतलब कि ये इम्पॉसिबल है कि एक छोटी सी दिया से इतना ज्यादा उजाला हो। और जैसे ही रोहित की मम्मी की नजर उस बूढ़ी औरत पे पड़ती है और वो बूढ़ी औरत खिलखिला के हंसने लगती है। अब ये चीज सुन के रोहित की मम्मी वहीं पर बेहोश होके गिर जाती है। इसके बाद ना रोहित की मम्मी को कुछ याद नहीं होता है। अब इसके बाद जो भी कहानी हम लोग आपको आगे सुनाने वाले हैं, वो सब रोहित के पापा ने एंड रोहित के परिवार वालों ने बताया।
उसके बाद रोहित के पापा के अकॉर्डिंग चुपचाप से रोहित की मम्मी पानी पी करके आती है एंड उनके पास सो जाती है। रोहित के पापा रोहित की मम्मी को बोलते हैं कि तबीयत ठीक है, बेचैनी नहीं हो रही है ना। तो रोहित की मम्मी उनके पापा को देखती है और चुपचाप से अलग साइड पलट जाती है और सो जाती है। रोहित के पापा भी फिर उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और वो भी सो जाते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद अभी तो रोहित के पापा की आंख लगी थी, तब तक उनको फील होता है ना कि उनके छाती पर किसी ने बहुत भारी चीज रख दी हो। जैसे उनके पापा ने आंख खोला ना, वो क्या देखती है कि रोहित की मम्मी अपना इतना बड़ा सा पेट लेकर के उनके छाती पर बैठ गई है और अपने बालों को खोल करके मुंह पर ऐसे लटकाई हुई है। यहाँ पे 2 मिनट के लिए तो रोहित के पापा के दिल की धड़कन रुक गई थी। उसके बाद रोहित के पापा को समझ ही में नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो अपनी बीवी पर हमला भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का सवाल था। उन्होंने ना बस रोहित की मम्मी के बाल पकड़ करके उन्हें दूर करने की कोशिश की, क्योंकि रोहित की मम्मी अपने पूरा दम लगा करके ना उनका गला घोटने की कोशिश कर रही थी। रोहित के पापा से चिल्लाया नहीं जा रहा था क्योंकि रोहित की मम्मी का हाथ बिल्कुल यहाँ था। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने जोर से चिल्लाया और घर वाले रात के 3 बजे वहां इकट्ठा होते हैं। जब सारे लोग रोहित की मम्मी को उस पोजीशन में देखते हैं ना, तो सब लोग मिल करके पूरे दम के साथ रोहित की मम्मी को रोहित के पापा की छाती पर से उतारते हैं। यहाँ रोहित की मम्मी अकेले थी, उनका जॉइंट फैमिली था। 7-8 लोग मिलकर भी ना रोहित की मम्मी को नहीं उतार पा रहे थे। फिर भी जैसे तैसे somehow they managed एंड रोहित की मम्मी को बेड पर बिठा करके सबने बहुत मशक्कत करके ना उनके हाथ पैर बांध दिए, क्योंकि रोहित की मम्मी ना बस एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे ये बच्चा मारना है, मुझे ये बच्चा मारना है, मुझे इस बच्चे का खून पीना है। यहाँ पर सबको लगा कि ये क्या हो गया। यहाँ पर सबको एक चीज तो पता चल गई थी कि ये जरूर कुछ भूत पिचास या जादू टोने का असर है। कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी का टाइम जो औरतें होती हैं बहुत डेलिकेट होती हैं, इसीलिए सबको लगा था कि जरूर यहाँ पर किसी नेगेटिव एनर्जी का ये सब काम है। रात के 2-3 बजे अगर ओझा या पंडित को इंसान खोजे भी तो कहाँ से खोजे। जैसे तैसे उन्होंने मैनेज किया और वेट किया कि सुबह के 5 बज जाए। जब सुबह के 5 बजे ना, तो वो लोग मोहल्ले में से ही आसपास से किसी ओझा को पकड़ करके लाते हैं। और वो जब ओझा आता है ना, तो वो ओझा साफ साफ बता देता है कि यहाँ पर भूत तो नहीं, पर ये एक टोने और टोटके का असर है। यहाँ पर अब सारे लोग ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि टोना टोटका कैसे हुआ। इसने तो अपनी प्रेगनेंसी में सारे प्रिकॉशंस लिए थे, लेकिन यहाँ पर रोहित के दादाजी और रोहित की दादी का दिमाग जाता है उस बूढ़ी औरत के पास कि दादाजी ने जा करके उस बूढ़ी औरत को चेतावनी दी थी। सब लोग सबसे पहले दौड़ते हैं उस बूढ़ी औरत के घर पे, पर उस बूढ़ी औरत के घर पे ताला लगा हुआ था। उस घर में कोई भी नहीं था। यहाँ पर ओझा ने बोला कि जिस डायन ने ये टोना टोटका किया है ना, वही ये सब चीज वापस ले सकती है, इनकी मम्मी को ठीक कर सकती है। पर डायन तो वहां से गायब थी। अब उस ओझा के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था रोहित की मम्मी को कंट्रोल में लाना। और यहाँ रोहित की मम्मी कंटिन्यूअसली कोशिश करते जा रही थी कि वो बच्चे को खत्म कर दे। अब यहाँ पर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ी औरत रातों रात आखिर गई कहाँ। फिर भी काफी चिंतन मनन करने के बाद एक उपाय ओझा जी ने बताया। उन्होंने कहा कि उस बूढ़ी औरत का जो घर है ना, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लाते हैं, क्योंकि मिट्टी भी तो उस घर की हुई ना कहीं उस बुढ़िया के कदम के निशान उस मिट्टी में तो पड़े होंगे। उसके बाद कपड़े की एक गुड़िया बनाते हैं और उस मिट्टी को उस गुड़िया के अंदर भर के टोने को उल्टा कर देंगे, यानी कि टर्न कर देंगे। लेकिन ये काम तभी करेगा जब उस बुढ़िया ने टोना किया होगा, तभी रोहित की मम्मी ठीक हो सकती है। और अगर रोहित की मम्मी इस उपाय से ठीक नहीं हुई, इसका मतलब उस बुढ़िया ने कोई टोना नहीं किया, किसी और ने किया होगा, जिसका उपाय हम तो नहीं निकाल सकते। इसके बाद सेम वैसा ही किया गया और जैसे ही टोने का उल्टा असर ओझा जी ने किया, रोहित की मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। थोड़ा सा तो उनके दिमाग में असर हो चुका था और वो उस बूढ़ी औरत को रात में उस अवस्था में देख के जो डरी थी ना, उसके बाद उनको काफी ज्यादा सदमा भी आया था। लेकिन फिर भी उनको बहुत समझाया गया। कभी भी रोहित की मम्मी को अकेले नहीं छोड़ा जाता था। पूरे प्रेगनेंसी में
इसके बाद कुछ ज्यादा ही खास ध्यान रखा जाता था रोहित की मम्मी का, लेकिन फिर भी रोहित की मम्मी अच्छी तरह से ठीक हो गई थी। यहाँ पर रोहित की मम्मी तो ठीक हो गई थी, लेकिन अभी भी घर वाले और मोहल्ले वाले ना उस बुढ़िया की तलाश में थे। आज रोहित की मम्मी उसका शिकार बनी थी, कल को कोई भी बन सकता था। अगर बुढ़िया मोहल्ले में रहती तो डर कम था, लेकिन अब तो वो जो बुढ़िया थी ना खुले सांड की तरह घूम रही थी, तो वो किसी को भी निशाना बना सकती थी। बहुत ज्यादा खोजबीन की गई, पुलिस में उसका कंप्लेन भी किया गया, उसके लापता होने की रिपोर्ट भी लिखवाई गई, लेकिन वो बुढ़िया कभी नहीं मिली। यहाँ पर ओझा के अकॉर्डिंग और जैसा लोगों ने गेस किया, सबने यही सोचा ना कि मे बी अगर जैसे लोग किसी पर टोना करते हैं, ठीक है, तो मतलब कोई आत्मा भेजते हैं, तो उस आत्मा का मोटिव क्या होता है ना कि वो एक जान या एक जिंदगी तो अपने साथ लेकर ही जाएगी। मतलब अगर भूत आपके पीछे है ना तो वो आपको मारेगा, अगर आपको नहीं मारे ना तो जिसने उसको भेजा है, मतलब अगर हम भेजे तो मेरे को ही मार के जाएगा। तो यहाँ पर ओझा ने बोला कि यहाँ पर रोहित की मम्मी बच गई, रोहित बच गया, तो जरूर जो आत्मा थी टोटके वाली वो उस बुढ़िया के पास जा करके उसने उसी की जान ले ली होगी, इसीलिए बुढ़िया का कोई अता पता नहीं है। तो इसीलिए पता है हमेशा ना अपने बिलोंगिंग्स यानी कि किसी भी चीज, एक छोटे से बाल का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बाल गिर रहे हैं उसे भी यूं ही फेंक नहीं देना चाहिए। हम लोग को तो मम्मी ये चीज बताती है और हम लोग इस चीज की पूरी तरह से प्रिकॉशन लेते हैं, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती ना कब बहुत बड़ी गलती बन जाए यू नेवर नो। तो आगे से ध्यान रखना इस बात पर। तो वी होप कि इस स्टोरी में आपको मजा आया होगा एंड इससे कुछ नॉलेज भी मिली होगी। तो बताना हमें जरूर कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर आपके पास ऐसी धुकुर वाली स्टोरीज होंगी तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।